नमस्कार, मैं मणि सर। आज आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और यह विषय है पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट और भारतीय सुरक्षा। तो इसमें मुख्यतः इजराइल और ईरान के बीच हाल के दिनों में किस तरह से तनाव बढ़ा है, इस तनाव के बढ़ते तनाव से क्या वैश्विक प्रभाव होने वाला है और विशेष करके भारत के संदर्भ में यह तनाव कितना अधिक भारत को प्रभावित करता है। तो ये विषय काफ़ी जो महत्वपूर्ण है, विशेष करके संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी छात्रों के लिए, और वैसे भी भारत के नागरिक हैं तो ये सब चीज़ें हमें जानना चाहिए। अब विषय यह है कि पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट और भारतीय सुरक्षा। देखिए, सुरक्षा जब हम पश्चिम एशिया को भारतीय सुरक्षा से जोड़ के समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आज का जो वैश्विक परिवेश है तो वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव से जो है प्रभावित है। ऐसे में किसी भी राष्ट्र के जो हित हैं वो केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय विषय बन जाते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब किसी राष्ट्र का अकेला विषय नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। तो ऐसे में समझना चाहिए स्वाभाविक रूप से कि अगर विश्व के किसी भी देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता या संघर्ष या राष्ट्रों के बीच तनाव, संघर्ष या युद्ध होते हैं तो केवल वही प्रभावित नहीं होता है, उससे विश्व के अनेक देश प्रभावित होते हैं। अब कोई ज़्यादा होता है, कोई अधिक होता है, लेकिन कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है वैश्वीकरण। क्योंकि विश्व में इस वैश्वीकरण से प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्रों से कहीं कहीं प्रभावित होता दिखाई देता। अभी हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन संकट उत्पन्न हुआ, तो यूक्रेन संकट से केवल यूक्रेन और रूसी नहीं प्रभावित हुआ, उससे विश्व के अधिकांश देश भी प्रभावित हुए, विशेष करके पश्चिमी राष्ट्र जो है सबसे अधिक प्रभावित हुए। तो उसी तरह से अगर पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर इजराइल और ईरान के बीच संकट उत्पन्न होता है तो इसमें वैश्विक प्रभाव देखेंगे। तो वैश्विक प्रभाव ये होगा कि नंबर 1, राष्ट्रों में शस्त्र प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। शस्त्र प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। अब अगर राष्ट्रों के बीच तनाव उत्पन्न होता है, संघर्ष होते हैं, तो हर राष्ट्र अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैन्यीकरण को बढ़ावा देगा। कहीं ऐसा ना हो कोई राष्ट्र पर भी हमला कर सके। और जब शस्त्रों का प्रसार होगा तो स्वाभाविक है, जब जब वैश्विक स्तर पर शस्त्रों का प्रसार हुआ है तो विश्व में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित किया। चाहे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो, चाहे और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्षाई की संधि को उल्लंघन करके जर्मनी ने शस्त्रों का प्रसार किया है तो द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। तो आज अगर ईरान और इजराइल का तनाव आगे बढ़ता है तो इससे पश्चिम एशिया सहित विश्व के अनेक देशों में शस्त्र प्रसार बढ़ा होगा। इससे निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की प्रक्रिया भी जो है प्रभावित होगी। तो शांति सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। दूसरा जो है राष्ट्रों के बीच सैन्य ध्रुवीकरण को बढ़ावा होगा। सैन्य ध्रुवीकरण को क्या होगा? बढ़ावा होगा। अगर इजराइल को सपोर्ट पश्चिमी अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे राष्ट्र करेंगे तो ईरान को भी सपोर्ट करने वाले विश्व के बहुत से देश हैं, उसमें रूस भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, तो ऐसे में टर्की भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर सैन्य ध्रुवीकरण होता है तो इससे शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन जाएगा। क्योंकि जब जब सैन्य ध्रुवीकरण अधिक अपने चरम पर पहुंचा है तब तक विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसका क्या है? उदाहरण है। तो वैश्विक शांति, स्थिरता, सुरक्षा कहीं कहीं प्रभावित हो सकती है। तीसरा जो होगा, विश्व में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है।
एक प्रकार से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विश्व का 65% पेट्रोलियम भंडार और उसकी पूर्तिकर्ता राष्ट्रों में खाड़ी के देश है। हार्मोन जल संधि विश्व की सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण जल संधि है, जिसके द्वारा ऊर्जा का व्यापार होता है। और इस जल संधि पर अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव हमेशा दिखाई देता है। कभी कभी ईरान कहता है कि हार्मोन जल संधि को ब्लॉक कर देंगे, ईरान कहता, अमेरिका कहता ऐसा करने नहीं देंगे। तो कहने का आशय हमारा ये है कि ऊर्जा संकट, और ऊर्जा संकट जो राष्ट्र जितना ही दूसरों पर निर्भर होता है कहीं कहीं प्रभावित होता है। आज भारत सबसे अधिक ऊर्जा निर्भरता यही देशों पे है। तो अगर यहाँ पर तनाव उत्पन्न होगा, संकट उत्पन्न होगा, व्यापार में वृद्धि, कमजोरी होगी, तो निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि ये सारे चीजें प्रभावित हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आज के डेट में अगर ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष बढ़ता है, तो ये संघर्ष के सबसे बड़े काम वैश्विक जो प्रभाव होगा वो राष्ट्रों के साथ प्रभाव मिलेगा, गैर सैनिक को प्रभाव मिलेगा, विश्व में ऊर्जा संकट में क्या होगी, बढ़ने की संभावना होगी। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित क्या है, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक हित। तो ऐसे में अगर इस वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय हित एक दूसरे से जुड़े हैं, तो किसी विश्व के किसी भी देश में कहीं भी कोई प्रभाव डालता है, अस्थिरता उत्पन्न होती है, तो उससे वही प्रभाव नहीं अन्य राष्ट्र भी प्रभावित होते हैं। पश्चिम एशिया में जो संकट उत्पन्न हुआ है, उस संकट से केवल ईरान और इजराइल नहीं प्रभावित होंगे, पश्चिम एशियाई देश ही नहीं प्रभावित होंगे, उससे पूरे विश्व के अधिकांश देश प्रभावित होंगे। भारत की निर्भरता आज के डेट में पश्चिम एशिया में सबसे अधिक है अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा। तो कहीं कहीं भारत के हित सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना दिखाई देती है। तो पहले हम ये जान लें कि पश्चिम एशिया के संकट से वैश्विक स्तर पर ये प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरा, भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत के संदर्भ में जो देखा जाए, भारत के संदर्भ में तो हम ये जान लीजिए कि आज के डेट में भारत वैश्विक स्तर पर एक उभरता हुआ राष्ट्र है। और भारत के जो मार्मिक हित हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक हित, तो विश्व के किसी भी राष्ट्र की अपेक्षा पश्चिम एशियाई देशों से अधिक जुड़ा हुआ है। अब चिंता का विषय एक है कि हमारी निर्भरता पश्चिम राष्ट्रों पर अधिक है, विशेषकर पश्चिम एशिया में अधिक है। और पश्चिम एशिया बहुत पहले से ही संघर्षों का केंद्र बना हुआ है। और आज के डेट में यह संघर्ष काफी आगे बढ़ चुका है। जो कभी भी बारूद के ढेर पर बैठा कभी है, उसमें विस्फोट हो सकता है। उसकी चिंगारी अभी हाल के दिनों में देखा गया, ईरान द्वारा इजराइल पर, इजराइल द्वारा ईरान पर जो अटैक किया गया, यह अटैक आगे भी एक लावा का रूप ले सकता है। अब इस लावा के रूप लेने पर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके ऊपर भारत के ऊपर कई चीजों का प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा हमारा जो है भारत के समक्ष ऊर्जा संकट। हम जानते हैं कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता राष्ट्र है। हम 87% ऊर्जा दूसरे राष्ट्रों से आपूर्ति करते हैं और इसमें भी सबसे अधिक लगभग 85% एनर्जी हम खाड़ी के देशों से ही प्राप्त करते हैं। अगर इन क्षेत्रों में अस्थिरता आगे बढ़ती है तो हमारा ऊर्जा व्यापार बाधित हो सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में जो अरबों डॉलर का निवेश किए हैं वो बाधित हो सकता है। और अगर ऊर्जा की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो भारत में इसके सामने एक बड़ा संकट हो जाएगा। तेल की मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी, कालाबाजारी बढ़ जाएगी और एक प्रकार से देश के अंदर ही राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा संकट तो भारत के समक्ष उत्पन्न हो सकता है तब जब ईरान इजराइल के बीच तनाव और आगे बढ़ता है। इसलिए एक पहला पॉइंट ऊर्जा संकट से। दूसरा ऊर्जा संकट, ऊर्जा व्यापार। ऊर्जा संकट क्या है? ऊर्जा व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में क्या है? क्षेत्र में निवेश। ये दोनों चीज हमारे प्रभावित हो सकते हैं जो हमारे राष्ट्र के हितों से काफी जुड़ा हुआ विषय है। दूसरा हम ये मानते हैं कि खाड़ी देशों में लगभग 80 लाख भारतीय का कामगार है
इनकी सुरक्षा खटाई में बढ़ सकती है। यूक्रेन एक छोटा देश है, वहां संकट उत्पन्न हुआ, 18,000 भारतीय युवा फंस गए थे। हमने ऑपरेशन गंगा के दौरान दिखाई, उनको निकाला किसी तरह से। सूडान से 3,000 भारतीयों को निकाला ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से। लेकिन अगर यहाँ तनाव बढ़ता तो 80 लाख भारतीयों को निकालना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। उनकी जान माल के खतरे बढ़ सकते हैं, और अगर भारतीय निकलते हैं तो बेरोजगारी और गरीबी देश में काफी बढ़ सकती है। विदेशी मुद्रा की आय जो है स्रोत घट सकते हैं, क्योंकि खाड़ी के देशों से भारतीय अरबों डॉलर भारत को क्या करते हैं, प्रतिवर्ष भेजते हैं। तो इससे हमारे आर्थिक हितों पर चोट पहुंचेगा और मानवीय हितों पर भी महत्वपूर्ण चोट पहुंचेगा। वो तब जब ईरान और इजराइल के तनाव को बढ़ावा मिलता है। तो सब विश्व में, मैंने कहा पहले, विश्व के किसी राष्ट्र की अपेक्षा सबसे अधिक हित पश्चिम एशिया से अगर किसी का जुड़ा हुआ है तो वो भारत का है, और ऐसा होता है तो भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं। 2 बातें आपको बता दी। तीसरी बात जो है ये है कि राजनीतिक में क्या है। देखिए, हमारे संबंध, भारत दुनिया का एक ऐसा राष्ट्र है जिसके विदेश नीति में एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि भारत 2 प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के साथ भी अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखा है। अमेरिका और रूस की तरह संबंध बनाया है, तो भारत जो है इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं और ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। तो इसमें यह हो सकता है कि हमारे पास अनिर्णय की स्थिति, अगर हम ईरान का सपोर्ट करते हैं तो हमें इजराइल से दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल से हमारे हित कमजोर हो सकते हैं और ईरान से हो सकते हैं, और ईरान का सपोर्ट करते हैं तो इजराइल से भी हमारे हित प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे हित इजराइल और ईरान दोनों से महत्वपूर्ण हित जुड़े हैं। अगर इजराइल से हमारे राजनीतिक सामरिक हित जुड़े हैं, आर्थिक हित है, तो ईरान से भी उसी तरह से आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक हित तीनों महत्वपूर्ण से जुड़े हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का खाड़ी के देशों के साथ एक व्यापक व्यापार होता है। बड़े पैमाने पर केवल पेट्रोलियम का ही व्यापार नहीं होता है, अनेक विनिर्माण वस्तुओं का व्यापार होता है, कच्चे पदार्थों का उत्पादन, कृषि उत्पादों का व्यापार होता है। तो ये व्यापार आर्थिक हित प्रभावित हो सकता है। और जो अभी आप जानते हैं कि भारत और रूस मिलकर के ये नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में जो है गलियारा विकसित कर रहा है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से चाबार को जोड़ेगा। तो बिना ईरान के सहयोग से भारत मध्य पूर्व के देशों या मध्य एशियाई या पूर्वी यूरोप के देशों तक अपना इनलैंड मार्केट बढ़ा नहीं सकता है। तो वहां तक जाने के लिए हमें ईरान के चाबार की आवश्यकता है, और बिना ईरान के सहयोग से चाबार को डेवलप भी नहीं कर सकते। बिना ईरान के सहयोग से हम अफगानिस्तान जैसे जियोपॉलिटिक्स दृश्य महत्वपूर्ण राष्ट्र पर अपना प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकते हैं। तो अगर इजराइल का सपोर्ट करते तो स्वाभाविक है ईरान चीन के प्रभाव क्षेत्र में काफी आगे बढ़ जाएगा, और चीन पाकिस्तान मिलकर के, अफगानिस्तान मिलकर के, ईरान चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान अगर एकजुट हो जाए तो निश्चित पश्चिम एशिया में भारत का व्यापक हित कमजोर हो सकता है। तो हमें ये भी देखना है कि हम ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे पश्चिम एशिया में चीन के प्रभाव का विस्तार हो। तो अगर तभी संभव है जब ईरान के साथ अपने एक संतुलनकारी नीति बनाएंगे। तो ऐसे में हमें एक तटस्थ नीति अपना के चलनी है, क्योंकि हमारा संबंध ईरान से और इजराइल दोनों से है। ईरान, बल्कि मैं कहूँगा कि आपके आज के डेट में ईरान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको पाकिस्तान पर कंट्रोल करना है, आपको आतंकवाद पर कंट्रोल करना है, अपने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, अपना व्यापार स्थलीय मार्ग के द्वारा पूर्वी यूरोप तक पहुंचना है, और रूस सेंट पीटर्सबर्ग से चाबार तक कॉरिडोर को डेवलप करना है रूस और भारत के साथ मिलकर के, तो ईरान का सहयोग लेना आवश्यक है। तो हम खुल करके किसी एक राष्ट्र का समर्थन नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज इजराइल के साथ भी है। इजराइल हमारा हर संकट के साथ हमारे साथ खड़ा रहा, पहले भी खड़ा था। जब हमारे इजराइल के राजनीतिक संबंध नहीं थे तब भी इजराइल हमारा समर्थन करता रहा, और आज तो हमारे उसके बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है। बहुत ही माइक्रो टेक्नोलॉजी पर आधारित अत्यंत घातक हथियार हमें इजराइल से मिलती है। हमें आतंकवाद के संदर्भ में क्या जानकारी इजराइल से शेयर करता है, तो इजराइल को भी हम इग्नोर
नहीं कर सकते। जैसा पहले कुछ अभी इजराइल हमारा संघर्ष हुआ तो भारत ने खुल करके इजराइल का समर्थन किया, क्योंकि वह संघर्ष जो था वो आतंकवाद के विरुद्ध भारत ने इजराइल का समर्थन किया है खुल करके। लेकिन आज के डेट में खुल करके इजराइल का सपोर्ट ईरान के विरुद्ध नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, क्योंकि आदर्शवाद नहीं चलता है। हमारे राष्ट्रीय हित के लिए यथार्थवाद नीति का होना आवश्यक है। तो जिस तरह से हमने यूक्रेन संकट के दौरान एक तटस्थ नीति अपनाया और ना हम यूक्रेन के नीतियों का विरोध कर पाए, ना रूस का फुल समर्थन कर पाए, हमने कहीं कहीं शांति स्थापित करने का प्रयास किया। तो ऐसे परिस्थितियों में मुझे जो लगता है कि ईरान और इजराइल के तनाव, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, शांति का कोई विकल्प नहीं है। तो आज का जो वैश्विक परिवेश है जहाँ पर जनसंहारक हथियारों का जखीरा है, ऐसे में हमें शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। तो भारत को चाहिए कि एक प्रकार से ईरान और इजराइल के बीच संतुलन स्थापित करके अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूत बनाए रखें। ऐसा कोई कृत्य पश्चिम ईरान और इजराइल के बीच न करे जिससे हमारे प्रतिद्वंदी राष्ट्र पाकिस्तान, चीन जैसे राष्ट्रों को यहाँ पर बढ़त मिल सके, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे इशू पर इस्लामिक देशों ने भारत का साथ दिया है, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों का हवाला करके इस्लामिक राष्ट्रों का समर्थन पाने का कोशिश किया, लेकिन चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे स्ट्राइक हो, चाहे 370 का इशू हो, ऐसे इशू में ये राष्ट्र हमारे साथ है। तो हमें भी इस तरह से एक प्रकार का नीति अपनाना चाहिए कि ऐसा हम कोई भी न करें जिससे इस्लामिक जगत में हमारी हंसी हो या ईरान को तनाव, ईरान को कहीं ईरान के तनाव का सामना करना पड़े। तो ईरान हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसका जियोपॉलिटिक्स हमारे हितों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला आज के डेट में पश्चिम एशिया का सबसे अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पश्चिम एशिया में संकट बढ़ता है तो भारत का सबसे अधिक प्रभाव होगा, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावित होगा, ऊर्जा संकट उत्पन्न होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार को बढ़ना, ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत के अन्य जो उत्पादित वस्तुओं का जो खाड़ी के देशों में व्यापार होता है वो प्रभावित हो सकता है। जो 80 लाख भारतीय हैं इनकी सुरक्षा, इनकी जान माल खतरे में पड़ सकती है, ये प्रभावित हो सकता है। इतना अधिक आबादी अन्य दुनिया के देशों का कहीं खाड़ी के देशों में कामकाज रूप में कार्य नहीं करते हैं। और जो हम रूस और ईरान के बीच, रूस और भारत मिलकर के जो नॉर्थ साउथ दरिया विकसित कर रहे हैं, मध्य एशिया और अजरबैजान कैस्पियन सागर होते हुए जा रहे हैं, ये हमारा प्रभावित हो सकता है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि संकट आगे न। अब एक महत्वपूर्ण विषय है कि इजराइल और ईरान के बीच ये जो संघर्ष हुआ इसका मूल कारण क्या है। देखिए, इसका मूल कारण इसके इस ऐतिहासिक फैक्ट है। इजराइल एक यहूदी देश है, अन्य खाड़ी के देश इस्लामिक देश है। इजराइल की जब स्थापना हुई थी 1948 में, तभी से इजराइल को अरबों से संघर्षों का सामना करना पड़ा। अरब राष्ट्र कभी नहीं चाहते हैं कि इजराइल का अस्तित्व पश्चिम एशिया में बना रहे, तो इजराइल को कई देशों का विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन इधर उधर 20-25 सालों से 1990 के बाद से ही हम समझते हैं इजराइल को सबसे अधिक विरोध का सामना ईरान से करना पड़ा। एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र है। ईरान अपने परमाणु प्रकांड में अपने परमाणु हथियारों को विकसित करना चाहता है और अमेरिका इजराइल संकल्पबद्ध है कि किसी भी तरह से हम इजराइल को परमाणु शक्ति संपन्न होने नहीं देंगे। तो ईरान के मार्ग में सबसे बड़ा घोड़ा जो है वो पश्चिम एशिया में, क्योंकि ईरान सोचता है कि पश्चिम एशिया में हमारा प्रभुत्व हो और उसके मार्ग में सबसे बड़ा घोड़ा इजराइल है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम आगे न बढ़ पाना, उसमें सबसे अधिक खतरा इजराइल का है, उसकी एजेंसी को साथ का है। अब ईरान चाहता है कि इजराइल को हम कैसे दें, तो ईरान ने सबसे इनडायरेक्ट वे में एक लंबे समय से इजराइल के खिलाफ 3H क्या है 3H मुझे और ये तीनों आतंकी संगठन है जो लाल सागर से लेके और भूमध्य सागर तक अपने दबदबे को लगातार बढ़ा रहे हैं। अब ये हुजी, हिजबुल्लाह और हमास, इन तीनों को ईरान एक लंबे समय से इजराइल के विरुद्ध क्या है आतंकी हमले करने का सवाल लगातार सपोर्ट करता है। और इजराइल सबसे अधिक परेशान अगर है तो लेबनान के हिजबुल्लाह से, फिलिस्तीन के हमास से और यमन के हुती विद्रोहियों से। इनको प्रशिक्षण, हथियार, संरक्षण ये ईरान से मिलता है।
और इजराइल एक अच्छी तरह से जानता है। इजराइल का मोसाद, जैसा कि आप जानते हैं, एक दुनिया का सबसे कुख्यात मोसाद है, जो कहीं भी हो दुश्मन को पकड़ने में और उसे समझाने में कोई देर नहीं करता है। इजराइल कभी अपने दुश्मन के साथ कोई समझौता नहीं करता है। तो इजराइल को पता है कि हुजी और हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन कौन करता है? ईरान। तो ईरान इनडायरेक्ट वे में पीछे से इनको सपोर्ट करता रहा। इजराइल समझ गया कि कहाँ से सपोर्ट मिलता है, तो इजराइल भी पॉलिसिस अटैक करता है। पॉलिसिस अटैक मतलब मस्तिष्क पर प्रहार, उन तत्वों पे हमला करता है, उन एलिमेंट पे हमला करता है जो इन तीनों को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो इसमें तत्व में कौन है? ईरान के सैन्य कमांडर, ईरान के रणनीतिकार। अब विगत कई वर्षों से ईरान के वैज्ञानिक मारे गए, ईरान का सेना का एक शीर्ष अधिकारी ड्रोन अटैक में मारा गया, और अभी हाल में लगभग एक महीना नहीं हुआ है, दमिश्क में ईरान के 7 सैन्य शीर्ष अधिकारी थे जो किसी तरह से मीटिंग कर रहे थे। इजराइल अच्छा जान रहा है, अच्छी तरह जान रहा है कि ये मीटिंग किसी और के साथ विरुद्ध नहीं हो रहा, एक व्यक्ति इजराइल के विरुद्ध यहाँ पर होने वाला है। तो इसलिए इस मीटिंग को ही क्या किया जाए? अटैक कर दिया जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए। तो ईरान ने इसे स्वीकार नहीं किया है, न हाँ किया है ना किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ईरान ने इस पर हवाई हमला करके इनके 7 सैन्य अधिकारियों को क्या किया है? उड़ा दिया है, खत्म कर दिया। इससे ईरान बौखला गया और उसके तुरंत प्रत्युत्तर में ईरान ने क्या किया? इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया। यद्यपि इजराइल का आयरन डोम जो है, इनके सारे रॉकेट और मिसाइलों को जो है डोम को क्या किया है? तहस कर दिया है, और उनका हमला बहुत ज़्यादा प्रभावकारी इजराइल पर नहीं रहा। और उसके 24 घंटे के बाद, कुछ 1-2 दिन बाद इजराइल ने भी ईरान पर पलटवार किया। वो तब किया जब ईरान का सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमोनी का जन्म दिवस था। ठीक उसी दिन इजराइल ने गिफ्ट के रूप में ईरान पर प्रहार किया। और कहाँ प्रहार किया? ईरान का एक शहर है इस्फहान जो है ईरान का एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो इसी केंद्र पर वो हमला आसपास किया है। इजराइल संकल्पबद्ध है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने नहीं देंगे, क्योंकि कुछ देशों की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। जैसे पाकिस्तान की समग्र रक्षा नीति भारत के विरुद्ध है, ऐसे ईरान की रक्षा नीति जो है इस समय किसके विरुद्ध है? इजराइल के विरुद्ध है। और इजराइल अपने दुश्मनों की अच्छी तरह से पहचान करता है और उसकी कैसी खातिरदारी होनी चाहिए इसको भी अच्छी तरह से जानता है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम एशिया का जो तनाव है वो 3 देश के कारण हुआ है, हुती, हिजबुल्लाह और हमास के। ईरान को हमेशा लंबे समय संरक्षण देता है, बदले में इजराइल ने ईरान के खिलाफ कभी समय पर कार्रवाई भी किया है, और उससे आग मामला होकर ईरान ने डायरेक्ट रूप में इजराइल पर हमला बोला, फिर इजराइल ने उसका प्रतिकार किया। अब अगर बात यहीं तक सीमित हो जाती है तो वैश्विक शांति के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ये खतरा आगे बढ़ता है तो निसंदेह ही विश्व में ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा, निसंदेह ही विश्व में शत्रुओं का प्रसार बढ़ेगा और विश्व में उथल मचेगी। क्योंकि इस वैश्विक युग में राष्ट्रीय सुरक्षा अब किसी एक राष्ट्र का अकेला विषय नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन चुका है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब हमारे राष्ट्रीय हितों से आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, भारत जैसे विशाल देश का आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक हित खाड़ी देशों से विश्व के किसी देशों की अपेक्षा अधिक जुड़ा है। तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि खाड़ी देशों में प्राण संकट भारतीय सुरक्षा को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिएगा, तथा हमारे चैनल पर अपने कमेंट को भी दीजिए ताकि हम अगले वीडियो में और कुछ सुधार के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। जय हिंद।